हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम मीजो स्टडी एंड इन द सीरीज ऑफ अ लेक्चर हम हमारा टॉपिक कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है और हम आज उसके कुछ डाउट्स लेने जा रहे हैं जो जनरली नीट और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जनरली मॉर्फोलॉजी में क्या किया था, मॉर्फोलॉजी में फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने ये देखा था कि हाउ द डिफरेंट करेक्टर्स और डिफरेंट फॉर्म्स और फीचर्स किसी भी प्लांट के हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पेन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। इसके अलावा हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड, ये सब हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा इसकी हमने कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन की थी फैमिलीज़ में कि कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उनको हम हाउ दे कन्वर्ट और कम अंडर अ फैमिली। अब हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफाइड होता है 1.7 to 1.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अ कंजर्वेशन नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारी इंटरनेशनल यूनियन हमें ये बताती है कि 1.7 to 1.8 मिलियन इतने सारे स्पीशीज आज भी ऐसे जो अनआइडेंटिफाइड हैं और अनकैटेगराइज्ड हैं। इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए और बहुत सारी हमने चीज़ों को प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को सोल्व आउट करने के लिए हमने इसकी फैमिलीज़ भी देखी थी। जनरली आज हमने 4 फैमिलीज़ करी थी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं आज डाउट्स ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when the margins of a sepal or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as। हम बात करें ऐसी कौन सी कंडीशन है इन 4 ऑप्शंस में से जिसमें सेपल और पैटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस में नहीं जा रही, इस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो हम इन 4 ऑप्शंस को वन बाय वन देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वेक्सिलरी। इसमें स्टूडेंट्स हम सबको पता है वेक्सिलरी क्या होता है, जिसमें लार्जेस्ट जो उसका पार्ट होता है और जो लार्जेस्ट पिटियोल और हमारा कार्पल होता है वो ओवरलैप करता है टू लेटरल को और स्मॉल वन इनसाइड फॉर्म होती है। ये होती है स्टूडेंट्स हमारी वेक्सिलरी। अब हमारा जो क्वेश्चन होता है उससे हमारा फर्स्ट आंसर मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट वो टाइप की एस्टिवेशन होती है स्टूडेंट्स जिसमें 5 पेटल्स, जिसमें एक पेटल ओवरलैप करता है और दूसरा पेटल इनसाइड मूव करता है। लाइक एक पेटल है जिसका एक डायरेक्शन इनवर्ड होता है और दूसरा आउटवर्ड को ही फेस करेगा, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, आइदर वो क्लॉकवाइज भी नहीं होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव नहीं करेगा। अब हम देख रहे हैं इसका थर्ड ऑप्शन, दैट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में भी इम्ब्रिकेट जैसा होता है, 5 पेटल होती हैं, वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, बट उनमें एक कॉमन चीज होती है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। आइदर इस केस में ये दोनों मूव नहीं करती, ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी या क्लॉकवाइज में, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा इन द केस ऑफ थर्ड ऑप्शन दैट इज ट्विस्टेड। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है दैट इज वेलवेट। इस टाइप के एस्टिवेशन में क्या होता है, जितनी भी हमारी 5 पैटल्स प्रेजेंट है वो पांचों पैटल्स एक दूसरे से जॉइनिंग में होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉर्डर सबका एक दूसरे से टच करेगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है हमारे फोर्थ ऑप्शंस में। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे कि मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप होनी चाहिए वन अनदर, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। इन 4 ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें सारी हमारी पैटर्न्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। सेकंड ऑप्शन ही होगा क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम से बताया, और ये ओवरलैपिंग डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, जबकि ट्विस्टेड में इससे अपोजिट होता है।
हमारा मूव करती हैं, पेटल्स ओवरलैप करती हैं, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, दैट इज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन द केस जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे होते हैं? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस को रीड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होप स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्वेश्चन में ही करी थी, चारों एस्टिवेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस विद वॉल्वेट एस्टिवेशन। थर्ड ऑप्शन है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होनी चाहिए, हाइपोगाइनस होगा विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज जाइगोमॉर्फिक, एपिगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब हम इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को मैं इस पिक्चर से शो कर रही हूँ, जो हमने सिंबल्स मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सिंबल्स में भी किया था और फैमिली में भी हम एक्टिनोमॉर्फिक को इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि फ्लावर डिवाइड इनटू, कोई भी फ्लावर हमारा डिवाइड होता है इनटू इक्वल प्लेन्स बाय पासिंग रेडियल लाइन from the axis कि सेंटर के एक्सिस से कोई भी प्लेन आइदर रेडियल, आइदर वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी प्लेन पास करें तो हमारा फ्लावर इक्वल हाफ्स में आना चाहिए, उसके इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन। हम ऑप्शन 1 डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हाइपोगाइनस कंडीशन। ये वो कंडीशंस होती है जिसमें हमारी ओवरी सुपीरियर होती है, यानी ओवरी ऊपर प्रेजेंट होती है, अदर देन किस चीज से? एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला। इन सब से हमारी ओवरी सुपीरियर पे प्रेजेंट होती है, उस चीज को कहते हैं हम हाइपोगाइनस कंडीशन। थर्ड ऑप्शन है इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जैसे कि मैंने बताया वो टाइप की एस्टिवेशन होती है जिसमें हमारी पैटल्स ओवरलैप तो करती है बट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैप करती हैं, इम्ब्रिकेट की तरह नहीं कि किसी भी डायरेक्शन से वो ओवरलैप कर लेती है। और ओवरलैपिंग में एक रूल होता है कि एक हमारा जो पेटल होता है एक आउटर साइड पे होता है और एक इनवर्ड फेस करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है एपिगाइनस कंडीशन। बी ऑप्शन में हमारा पास है एपिगाइनस कंडीशन। अब ये वो कंडीशन होती है जब हमारी ओवरी आर इनफीरियर, हमारी ओवरी अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, ओवरी आर इनफीरियर, यानी एंड्रोशियम, कैलिक्स और करोला ज्यादा ऊपर होते हैं एज कंपेयर टू ओवरी। इससे इसका नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में बी में वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। ये भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी टाइप की एस्टिवेशन जिसमें पांचों पैटर्न्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से अरेंज होते हैं लाइन में बट कोई ओवरलैपिंग नहीं होती इस सेकंड ऑप्शन के वेलवेट एस्टिवेशन में। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है इसमें जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें हम थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन है उसमें जाइगोमॉर्फिक को हम सिंबल्स में इस सिंबल से शो करते हैं जो हमने फैमिलीज में भी करा है। ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फ्लावर इक्वल हाफ्स में आता है, 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट होगा ओनली व्हेन, कब? जब हमारा प्लेन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन से अगर हमारा प्लेन जाएगा तभी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस हमने पढ़ी कि हमारी ओवरी सुपीरियर होगी
थर्ड हमारा इम्ब्रिकेट, जैसे कि हम बता चुके हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वो एस्टिवेशन होती है जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स ओवरलैप तो करती है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करती, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, आइदर फ्रॉम द क्लॉकवाइज और आइदर फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट ऑप्शन है इसमें जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन वो होती है जिसमें सिर्फ वर्टिकल प्लेन से पास होने पर ही फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट होगा। एपिगाइनस यानी हमारी ओवरी इंफीरियर है, विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब उसमें किस टाइप का एस्टिवेशन है, उनके अंदर पैटर्न्स को ओवरलैपिंग तो हो रहा है बट फ्रॉम द वन डायरेक्शन। ये सारे ऑप्शंस को देखते हुए हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिकॉज चाइना रोज में हमेशा ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, ओवरी सुपीरियर होती है और इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। उनके जितने भी हमारे पैटर्न्स होते हैं वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, आइदर पासिंग फ्रॉम द सेंटर एक्सिस से हम कोई भी प्लेन पास करें, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो इन एंड लेमन इज। अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेसेंटेशन होती क्या, प्लेसेंटेशन होता क्या है। प्लेसेंटेशन एक कुशन लाइक लेयर होती है, कुशन लाइक लेयर होती है जिसमें क्या करता है, ओवरी हमारे ओव्यूल्स को एम्बेडेड कराती है, सबमेंट कराती है। अब ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा फ्रूट बनाती है एंड ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा सीड्स बनाते हैं। तो प्लेसेंटेशन उन सीड्स को एक लेयर कुशन की तरह अडॉप्ट करती है और ओव्यूल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि डैमेज ना हो जाए, सो दैट नेक्स्ट प्लांट फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लेसेंटेशन इज द प्रोसेस that helps the ovules of a ovary and provides them a support and nourishment. Next इसके options हैं, first is a parietal, second is a frecental, third is a marginal, fourth is a axile. अब हमारी प्लेसेंटेशन में ये चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम कर रहे हैं parietal, जैसे कि ये वर्ड ही एक्सप्लेन कर रहा है, parietal मतलब कोई भी चीज या हमारी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल मतलब ये हमारा ओवरी है, इसमें सेंटर पे एक्सिस से हमारा कहीं भी सीड्स प्रेजेंट है, सेंटर पे फ्री सेंट्रल यानी सेंटर से कोई सेप्टा कोई लेयर कुछ प्रेजेंट नहीं है। थर्ड इज मार्जिनल, मार्जिनल लाइक हमारा ग्राम पीस वगैरह में होता है ये। इसमें क्या होता है, एक पोड से सूचर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी से हमारे सारे सीड्स, जैसे हम अपने घर पे मटर पीस वगैरह को देखते हैं तो वो फ्रूट ऐसे कवर होता है, मार्जिन्स पे आ जाते हैं सारे फ्रूट। फोर्थ ऑप्शन होता है हमारा एक्साइल। इस ऑप्शन में क्या होता है, हमारी ओवरी मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन करती है विद द मल्टी लोक्यूलर लोब्स। अब लोक्यूलर क्या होता है, एक ओवरी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और कितने चैम्बर्स बना रही है टू सपोर्ट द ओव्यूल्स, वो मल्टी लोक्यूलर में आता है। सिनकार्पस यानी जितने भी हमारी कार्पल प्रेजेंट है वो फ्यूज्ड स्टेट में होंगे, कोई फ्री नहीं होगा। मल्टी कार्पलर यानी बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, टोमेटो एंड लेमन ये हमारे सिट्रस फैमिली में आते हैं और इसकी प्लेसेंटेशन एक्साइल होती है। तो फोर्थ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट इक्विवेलेंट टू। ये इसके 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी ऑप्शन, यानी कोकोनट वाटर क्या हमारा फ्रूट है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रूट में क्या होता है। फ्रूट में 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प जो हमारी आउटर लेयर बनाती है, मीजोकार्प जो हमारी मिडल लेयर बनाती है, और थर्ड है हमारी एंडोकार्प
जो हमारी इनर लेयर बनाती है। इसके अलावा एक और चीज भी प्रेजेंट होती है, दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, इसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम सीड्स को कैटेगराइज करते हैं, आइदर हमारा सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है या एंडोस्पर्मिक है। ये हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये डेवलप होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोकार्प इन द केस ऑफ, सबसे पहले हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एंडोकार्प इन केसेस में हमारा पहली बात तो कोकोनट हमारा कौन सा फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है। हम फ्रूट्स की टेबल में पढ़ चुके हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट्स में ये ड्रूप में आता है, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है ये। इसमें क्या होता है, हमारा जो एपिकार्प है वो आउटर लेयर बनाती है। मीजोकार्प इन द केस ऑफ कोकोनट ओनली, कोकोनट। मीजोकार्प हमारी कोयल, जो हम नारियल छीलते हैं घर पे, अगर हम कोकोनट लाते हैं तो बाहर से हम मार्केट से नारियल लाते हैं, उसमें से कोई चीज़ टूट टूट के गिर रही होती है, वो एक पतली लेयर होती है जो एपिकार्प बनाती है। उसके बाद जो हम उस चीज़ को कॉयल और फालतू की चीज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं मीजोकार्प, दैट इज कॉयल ऑफ अ कोकोनट फ्रूट जो मीजोकार्प से बनता है। थर्ड इज है हमारा एंडोकार्प। हमने यही 3 लेयर पढ़ी थी फ्रूट की, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प। ये हमारा हार्ड और स्टोनी लेयर बनाता है जो हम हार्ड सब्सटेंस से ही तोड़ते हैं, फिर हमारा फ्रूट निकलता है विद द कोकोनट वाटर, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एंडोस्पर्म। So the students right answer for this question, the coconut water and the edible part of coconut are equivalent to option 1 is the right answer, is endosperm. So students, let's move to the next question. Is the next question. Next question is phyllodes is present in, these are the 4 options. सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइलोड होता क्या है। स्टूडेंट, आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपको उस क्वेश्चन का बेसिक आना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए और आंसर चूज करने के लिए। हमारा फाइलोड मॉडिफाइड पिटियोल होता है, मॉडिफाइड पिटियोल होता है जो हमारा स्टेम का ही पोर्शन होता है, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है क्या एक्ट करने के लिए, लीफ की तरह एक्ट करने के लिए। अब हमारी स्टेम हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल होती है, नॉन ग्रीन होती है, बट फाइलोड के केस में ये क्या करती है, खुद को फ्लैटन यानी सरफेस एरिया बढ़ा देती है और ग्रीन कर लेती है ताकि वो लीफ का काम कर पाए। अब लीफ क्या हमारा हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड। इसके अलावा ये फाइलोड लीफ यानी पिटियोल की तरह मॉडिफाई क्यों और एक्ट करती है, हमारा स्टेम यानी लीफ की तरह और क्यों बनता है, टू कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के टाइम पर पानी ज़्यादा निकल ना जाए प्लांट से, डिहाइड्रेट प्लांट ना हो जाए, उस चीज़ को कंट्रोल आउट करने के लिए भी हमारी स्टेम्स समटाइम्स लीफ में कन्वर्ट हो जाती है और सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो कर सके। इस सब चीज़ों को कहते हैं हमारा फाइलोड। अब हम ऑप्शंस देखते हैं इसके, एस्पैरेगस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और पंशिया। तो द ऑप्शन फॉर दिस इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अकेशिया ऐसी फैमिली है जो स्पेशली फाइलोड टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। जब हमने इसके क्लासिफिकेशन और मॉडिफिकेशन करी थी हमने स्टेम की, तब हमने ये डिस्कस किया था अकेशिया ही वो पार्ट होता है प्लांट का और वो प्लांट है जो हमारा फाइलोड शो करती है। तो देन दैट बहुत ही माइन्यूट कोई एक्सेप्शनल केस होगा जो हमारा फाइलोड फॉर्म करने में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने 5th क्वेश्चन कर लिया है। होप आपको 5 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is in a cell grain the single cotyledon of a embryo is represented by। अब सिंगल कॉटिलेडोन को क्या कहते हैं हम,
cotyledonous plant or the plant having monocotyledonous seeds or dicotyledonous seed. डाई में क्या होता है, 2 कोटिलेडोन्स बन रहे हैं, मोनो में 1 बन रहे हैं, जैसे कि इसका नंबर ही खुद को रिप्रेजेंट करता है. डाई के केस में 2 आ रहे हैं, मोनो के केस में 1 आ रहे हैं. अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि सीरियल ग्रेन्स में सिंगल कोटिलेडोन होना चाहिए एम्ब्रियो का, वो कौन रिप्रेजेंट करता है. लेट्स डिस्कस विद द डायग्राम. ये हमने डायग्राम सीड में भी बनाया था मोनोकोट के केस में. हम एक रफ सा ही ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए. ये जो सेंटर में लेयर है, नीचे जो बन रहा है, ये हमारा एम्ब्रियो, ऊपर है हमारा एंडोस्पर्म. ये साइड में एक लेयर आती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, दैट इज एल्यूरोन लेयर. यहाँ पे जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, हम बात करें सिंगल कोटिलेडोन होना चाहिए एम्ब्रियो का, वो हमारा केस में होता है, मोनो के केस में होता है, मोनोकोटिलेडोनस के केस में होता है. एंड ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्क्यूटेलम. तो हमारा ये सीड का डायग्राम है, मोनोकोट सीड का. ये हमें क्या बताता है कि स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है सीरियल ग्रेन्स में. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे कोलियोप्टाइल, यहाँ पर हमारा प्लीम्यूल और नीचे रेडिकल प्रेजेंट होता है. प्लीम्यूल के जस्ट अराउंड सपोर्ट करने के लिए जो प्रेजेंट होता है दैट इज कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को जो सपोर्ट करता है वो होता है कोलियोराइजा. कोलियोराइजा. लेकिन हमारे एम्ब्रियो को ऑल टुगेदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है दैट इज स्क्यूटेलम. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज स्क्यूटेलम. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ए, दैट इज स्क्यूटेलम, क्योंकि वही सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसके अलावा कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, हमारे कोलियोप्टाइल हमारे प्लीम्यूल के लिए और कोलियोराइजा हमारा रेडिकल के लिए. सो स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is flower features are chiefly used in angiosperm identification because. हम बात कर रहे हैं कि फ्लावर का ऐसा कौन सा फीचर है जो एंजियोस्पर्म में आइडेंटिफाई कर पाते हैं और क्यों. इसके 4 ऑप्शंस हैं, हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं. फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स. नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रेस्ड. थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव. इसका फोर्थ ऑप्शन है फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विद. और सब ऑप्शंस तो स्टूडेंट हम सबको बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के, कि ये बेसिक कैरेक्टर्स है. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में ऐसा कौन सा यूनिक फीचर्स होता है, ये वो आंसर है हमारा. पहले हम आंसर ही डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्ड. अब हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यानी वाई. क्योंकि हमारा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने बात करी थी कि किसी भी फ्लावर में या किसी भी प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट. किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है जो आउटरली एक्सपोज्ड होता है, और इनर पार्ट हमारा गार्डेड होता है. किससे? बाय वेजिटेटिव. तो हमारे वेजिटेटिव के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कम स्टेबल हो. क्यों कम स्टेबल हो? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है हमारी एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ और कंडीशंस में. एज़ कम्पेयर टू अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि ये गार्डेड होता है हमारा वेजिटेटिव से, तो इसके पास एनवायरमेंट कैलेमिटीज़ आने के ऑप्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ परसेंटेज. क्योंकि हम पूरी तरह से मना नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सेप्शनल आर प्रेजेंट हेयर. दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि पूरी तरह स्टेबल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन इज reproductive part are more stable and conservative than vegetative. So students, let's move to the next question. As the question is,
Which plant will lose its economic value if its fruits are produced by induced parthenocarpy? अब सबसे पहले फ्रूट होता क्या है? हमने अभी तक लास्ट क्वेश्चन में फ्रूट की लेयर्स डिस्कस करी थी. अब 2 टाइप्स के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट तब बनता है जब वो ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद बने. फॉल्स फ्रूट वो होता है अगर ओवरी को छोड़ के फ्लावर का और कोई पार्ट अगर फ्रूट बनाने में हेल्प करता है तो वो हमारा फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. इसको स्यूडोकार्प बोलते हैं. मैं ये टर्म इसलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पी. ये हमारा क्वेश्चन है. पार्थेनोकार्पी वो होता है अगर हमारा फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो हमारा फ्रूट कहलाता है पार्थेनोकार्पी. अब हमारा फ्रूट हम बात करते हैं किससे बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओवरी से. ओवरी के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स. अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो ओवरी ट्रू फ्रूट में गया नहीं, ओव्यूल्स का क्या होगा? तो ऐसे फ्रूट्स हमारे किस टाइप के होते हैं? दे आर द सीडलेस फ्रूट्स. सीडलेस फ्रूट्स. अब हम ये चीज़ समझने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये कौन सा प्लांट है जो अपनी इकोनॉमिक यानी कमर्शियल वैल्यू को लॉस कर देता है कि अगर उसमें हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करा दें. अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेप्स. इसमें सीड होता नहीं तो इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू खराब नहीं होगी. नेक्स्ट है हमारा पोमेग्रेनेट. इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. थर्ड इज बनाना. इसमें भी कोई सीड नहीं होता. फोर्थ ऑप्शन है ऑरेंज. ऑरेंज अगर फ्रूट है, ऑरेंज को हम जनरली मीजोकार्प, ऑरेंज के केस में हम इसका मीजोकार्प एनगल्फ करते हैं, एडिबल पार्ट होता है. अगर इसमें से सीड्स निकल भी जाएंगे तो कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, उल्टा अच्छा है अगर सीड्स नहीं आए ऑरेंज खाते हुए तो इसकी कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा. अब बचता है हमारा ऑप्शन 2. सो द आंसर इज ऑप्शन 2. अब हम देखते हैं वाई. हम बात कर रहे हैं पोमेग्रेनेट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अगर इसमें पार्थेनोकार्पी करा दे. हम पार्थेनोकार्पी की बात कर रहे हैं कि सीड्स नहीं बनेंगे, लेकिन पोमेग्रेनेट में तो हमारा एडिबल पार्ट ही सीड्स है. ये हमारा एडिबल पार्ट है. अब सीड्स का कौन सा एडिबल पार्ट है? सीड जनरली 3 टाइप्स की या 3 लेयर्स होती हैं. सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म. सीड कोट फिर फर्दर क्लासिफाई होती है टेस्टा यानी आउटर लेयर और टेगमेन यानी इनर लेयर ऑफ अ सीड्स. अब हमारे पोमेग्रेनेट के केस में हमारा एडिबल पार्ट होता है टेस्टा जो सीड से बनता है यानी सीड कोट से. अगर हम बात करें पार्थेनोकार्पी की वजह से हम इसमें से सीड ही निकाल दे तो हमारा पोमेग्रेनेट फ्रूट ही नहीं रहेगा, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं रहेगी. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज पोमेग्रेनेट. अगर इसमें से हम पार्थेनोकार्पी करा दे तो इस फ्रूट की इकोनॉमिक वैल्यू 0 हो जाएगी. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी. सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द next question. Next question is which one of the following is a true fruit? इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट है? There are 4 options. हमने बात करी थी कि फ्रूट 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट वैसे होते हैं जो फ्रूट हमारे डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं, दैट आर ट्रू फ्रूट्स. मोस्टली फ्रूट्स हमारे ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारे अदर फ्लावर पार्ट्स को यूज़ करके बनते हैं. फ्रॉम यूज अदर फ्लावर पार्ट्स, ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. और स्यूडो यानी फॉल्स, कार्प यानी लेयर, स्यूडोकार्प. हम जब फ्रूट वॉल की बात करते हैं, फ्रूट
फ्रूट वॉल को हम नाम देते हैं दैट इज पेरिकार्प। तो हम इस केस में फर्स्ट फ्रूट को स्यूडोकार्प भी कहते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ ट्रू फ्रूट। एप्पल और पियर हमारा जनरली स्यूडोकार्प ही होता है, कैशू भी हमारा मॉडिफाइड स्यूडोकार्प होता है। तो रेस्ट हमारा ऑप्शन बचता है इज डी विच इज राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि हमारा कोकोनट ही एक ऐसा फ्रूट है जो डायरेक्ट ओवरी से ही कन्वर्ट होता है, और ये हमारा कौन सा टाइप का फ्रूट होता है, ये हमारा ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है जिसकी तीनों लेयर होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। कार्प मीन्स लेयर और एपी मीन्स आउटर, मीजो मतलब मिडल एंड एंडो मीन्स इनसाइड। सो द ऑप्शन इज दिस। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। Let's discuss the last question. Here's the question. Buttress roots are found in. Buttress roots in 4 options में किस में found होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि buttress root होती क्या है। Buttress root हमारी modified root होती हैं, modified adventitious roots होती हैं, adventitious roots मॉडिफाइड होती हैं। क्यों? ताकि ये रूट्स का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड एनकरिंग ऑफ अ प्लांट टू द सॉइल। इसके अलावा बटरेस रूट्स हमारी क्या हेल्प करती हैं, एंकरिंग के अलावा प्लस मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये हमारा बटरेस रूट का काम होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शन में, ये कोई भी प्लांट का ट्रंक है, ये हमने रूट्स शो करी हैं। ये जो मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सटेंशंस दिखा रही हूँ, इतनी प्रॉपरली एनकरिंग होता है डीप इन द सॉइल ताकि प्लांट बहुत ज़्यादा इरेक्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए प्लांट को, ताकि ओवरफ्लो वाटर आ रहा है, विंड आ रही है, हैवी विंड आ रही है, तो उनसे प्लांट को कोई डैमेज ना हो। तो बटरेस रूट्स आर फाउंड इन टर्मिनेलिया। सो द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 10 इज सी, दैट इज टर्मिनेलिया। बटरेस रूट क्या हुई हमारी, जनरली जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट्स को। होप स्टूडेंट्स आपको आज के सेशन समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर का। और इसके अलावा अगर आपके और कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी फ्रॉम द मीजो स्टडी। थैंक यू।